स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट हम अपने देखेंगे वो है कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। यानी ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, और ये मैकेनिज्म रैपिड भी हो जाता है, स्लो भी हो जाता है, ये कैसे और कौन करता है और कैसे करता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो है कि हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन एक्टिविटीज की कुछ खास बात है। और खास बात ये कि हमारे बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कि ऑटोमेटिकली होती हैं। ऑटोमेटिक एक्टिविटीज है, मतलब खुद ब खुद हो रही हैं। और कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो अंडर कॉन्शियस कंट्रोल है, अंडर कॉन्शियस कंट्रोल होती हैं। ऑटोमेटिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो कि खुद ब खुद हो रही हैं, जिसपे आपका कोई जो यानी बस नहीं चलता कि आप उसको कर सकें या रोक सकें या कुछ भी कर सकें। जैसे आपकी हार्ट बीट है, अब हार्ट बीट को आप अपनी मर्जी से स्लो नहीं कर सकते, फास्ट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, स्टार्ट नहीं करवा सकते। डाइजेशन का प्रोसेस है। इसके अलावा आपकी ब्लड वेसल में जो वेजो डायलेशन, वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, ये जो प्रोसेस सारे के सारे ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारी बॉडी खुद ही ऑपरेट करती है कि कब क्या करना होता है। इन तमाम एक्टिविटीज को हम इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज कहते हैं। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज कहते हैं। इनवॉलेंट्री एक्टिविटी का मतलब वो एक्टिविटी जो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के अंदर ऑपरेट हो रही है, यानी सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारी बॉडी का। लेकिन कुछ एक्टिविटीज हैं जो हमारी अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल है। अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल का मतलब होता है कि जिसको आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा चाहे करें ना करें, आपकी मर्जी है। जैसा कि आपके हाथों की मूवमेंट, आपके टांगों की मूवमेंट, आपकी पलकें झपकाना, आपके मतलब जो भी एक्टिविटी आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, चलना फिरना, खाना, इवन स्वालोइंग, निगलना, इनिशियली तो यही होता है, आपकी मर्जी में कंट्रोल में, बाद में नहीं रहता। ये सारी चीजें होती हैं, इनको कहते हैं वॉलंटरी एक्टिविटीज। वॉलंटरी एक्टिविटीज ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ विल या अंडर कॉन्शियस कंट्रोल होती हैं। तो हमारे बॉडी में दो टाइप की एक्टिविटी हो रही है, एक तो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, एक वॉलंटरी एक्टिविटी हो रही होती है। अच्छा, अब ये जो इनवॉलेंट्री और वॉलंटरी एक्टिविटीज में आपका ब्रीदिंग किस कैटेगरी में आएगा, यानी वॉलंटरी में आएगा कि इनवॉलंटरी में आएगा। शायद कभी सर आपके जहन में आ रहा हो कि सर ये तो वॉलंटरी है। भाई अगर ये वॉलंटरी है तो इसका मतलब ये कि आपको बार बार अपनी एक्टिविटीज को छोड़कर रुकना पड़ता है सांस लेने के लिए, या बार बार आपको सोचना पड़ता है सांस लेने के लिए, या कुछ भी आप काम कर रहे हो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है पहले कि मुझे इस काम करने के लिए सांस ज्यादा लेनी है, कम लेनी है, गहरे सांस डीप ब्रीदिंग करनी है, स्लो ब्रीदिंग करनी, क्या आप खुद देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिचुएशन के एतबार से आपकी बॉडी जो है ना खुद ब खुद ही आपकी ब्रीदिंग रेट को कम कम ज्यादा करती रहती है। ब्रीदिंग रेट हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 मिनट में कितनी मरतबा ब्रीथ करता हूँ, ब्रीदिंग रेट कहलाता है। ये सिलसिला चल रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर। और आप लोग कभी भी सोच समझ के ब्रीद नहीं करते। आप लोग तो सारा दिन अपनी एक्टिविटीज में लगे हुए होते हैं, और वो ब्रीदिंग रेट जो ना ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चल रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्रीदिंग होती है ये एक वॉलेंट्री एक्टिविटी कहलाती है आपकी। अच्छा, अब ये जो वॉलेंट्री एक्टिविटी है, शायद आपके जहन में ये आ रहा होगा सर मैं तो अपने ब्रीथ को रोक भी सकता हूँ, मैं तो अपने ब्रीथ को फास्ट भी कर सकता हूँ, मैं तो अपने ब्रीथ को स्लो भी कर सकता हूँ, और ब्रीदिंग रेट को मैं अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है मेरी, आप लोगों की ब्रीदिंग शायद ऑटोमेटिक हो, लेकिन मेरी ब्रीदिंग जो है ना मेरे कंट्रोल में है। अब यहाँ ये भी सही है बिल्कुल स्टेटमेंट के, ब्रीदिंग आपकी वाकई कंट्रोल में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री नेचर का होता है। देखें, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है ना दर हकीकत वो इनवॉलेंट्री ही होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको वॉलेंट्री कंट्रोल में भी रह सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि ब्रीदिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों नेचर का हो सकता है। हमारे बॉडी में ये जो ब्रीदिंग चल रही है, मतलब जो ब्रीदिंग का जो पूरा का पूरा प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहा है, ये हमारे बॉडी के दो सिस्टम एसोसिएट होकर इस ब्रीदिंग को ऑपरेट कर रहे हैं। अब दो सिस्टम में एक है हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम है हमारा, और दूसरा है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सीवीडी, कार्डियोवैस्कुलर सीवीएस। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है ना, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों मिला के हमारा ब्रीदिंग रेट चला रहे होते हैं, ब्रीदिंग हम कर रहे होते हैं इसमें। अच्छा, अब नॉर्मली हमारे बॉडी में जो ब्रीदिंग होती है, जो ब्रीदिंग रेट होता है, वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कितना होता है। लेकिन सम टाइम हम देखते हैं कि ब्रीदिंग रेट हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज भी हो जाता है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे लाजमी तौर पर जो कि हमारे ब्रीदिंग रेट को तेज कर देते हैं। और वो कौन से फैक्टर हैं, और प्लस हमारे बॉडी में वो कौन सा पार्ट है जो ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कर रहा होता है हमारे ब्रेन में, जरा इस बात पे डिस्कस करते हैं हम। स्टूडेंट, जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे बॉडी का जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, तमाम फंक्शन को हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन जो है ना हमारे बॉडी का कंट्रोल सिस्टम, सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, सारी एक्टिविटी ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है।
तो इस तरह ब्रीदिंग जैसे एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म को भी जाहिर सी बात है ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होगा। और ब्रेन का जो पार्ट हमारे ब्रीदिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करता है वो ये वाला है, मतलब बिल्कुल ब्रेन के ये पूरा ब्रेन है आपका बना हुआ, ये सारा ब्रेन बना हुआ है। ह्यूमन ब्रेन आप देख सकते हैं, ये ब्रेन है सारा बना हुआ, ये भी सारा ब्रेन के डिफरेंट पार्ट हैं। लेकिन ब्रेन के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। और मेड्यूला ऑब्लांगेटा बहुत सारे फंक्शन आपके बॉडी में कंट्रोल करता है, और उन्हीं फंक्शन में से एक फंक्शन आपका ब्रीदिंग या ब्रीदिंग रेट भी होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेडुला ऑब्लांगेटा जो कि ब्रेन में मौजूद है वो किस तरीके से सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, और वो क्या चीजें जो ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करने पे मजबूर कर देती हैं। देखें, हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन ने हमारे पूरे बॉडी के अंदर एक नेटवर्क फैलाया हुआ है। और किस चीज का नेटवर्क फैलाया हुआ है? ये नेटवर्क फैला हुआ है रिसेप्टर्स का। रिसेप्टर्स का ये रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये वो सेल होते हैं जो बॉडी में आने वाली किसी भी किस्म की फिजिकल, केमिकल या किसी भी किस्म की चेंज को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद हमारे ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स को इन्फॉर्म करते हैं, और उसको उस हिसाब से चलते हैं वो। अब इसी तरीके से हमारे बॉडी में जब आप रेस्पायरेशन करते हैं, रेस्पायरेशन के प्रोसेस में जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो आपके सेल कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज को भी बढ़ा देते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर आपके ब्लड में आती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, और रिएक्शन के बाद एक एसिड बन जाता है जिसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ये बनता है, ये नॉर्मली बनता रहता है आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन जब आपके बॉडी का ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाने की वजह से ये वाला जो प्रोसेस है पूरा, ये बढ़ जाता है पूरा रिएक्शन। अभी जो कार्बोनिक एसिड बना है, ये कार्बोनिक एसिड ये क्या करता है कि ये कार्बोनिक एसिड आपके ब्लड के प्लाज्मा में ब्रेक हो जाता है अपने आयंस में। यानी आयंस कौन से? हाइड्रोजन आयन और बाय कार्बोनेट आयंस में ये ब्रेक हो जाता है। अब जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई होगा, उतना ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा, और जितना ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा, उतना ज्यादा कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होकर ब्रेक होगा अपने पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में। और जितना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनेंगे, उतना ज्यादा हाइड्रोजन होगा और उतना ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन होगा। अब हमारे ब्लड वेसल्स में, ये जो हमारी ब्लड वेसल है, ये आपको हार्ट दिखाया गया है हमारा, ये आप देख सकते हैं हार्ट है ये हमारा, ये जो यहाँ पर बना हुआ है ये हार्ट है, ठीक है। इस हार्ट से ब्लड वेसल निकल रही है। अब इस हार्ट में यहां पर ये एक लोकेशन है, ठीक है, और ये एक लोकेशन है, ये सॉरी ये वाली, ठीक है। ये दो लोकेशन रहती हैं जहां पर रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। अच्छा, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कौन से रिसेप्टर? एक होते हैं कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड बॉडी, ठीक है। ये होते हैं आपके कैरोटिड आर्टरी में, कैरोटिड आर्टरी में होते हैं, जो कि आपके ब्रेन की तरफ ब्लड लेके जाती है। और दूसरे होते हैं एआर्टिक बॉडीज, एआर्टिक बॉडीज, ये एआर्टा में होते हैं। जो एआर्टा जो है ना आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड लेकर जाती है, एआर्टा सॉरी एआर्टा, ये आपके पूरी बॉडी के अंदर ब्लड लेके जाती है। तो ब्लड का एक हिस्सा जो आपके ब्रेन में जाता है उसको कैरोटिड आर्टरी लेकर जाती है, और एक हिस्सा जो आपके बॉडी में जाता है उसको एआर्टिक बॉडी लेकर जाती है। इन दोनों में ये रिसेप्टर अटैच होते हैं, और इन रिसेप्टर का जो नाम है वो है कैरोटिड बॉडी और एआर्टिक बॉडी, ये रिसेप्टर्स के नाम है। ये रिसेप्टर जो होते हैं कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को चेक करते रहते हैं। जैसे इनकी कंसंट्रेशन नॉर्मल से इंक्रीज होने लगती है, ये फौरी तौर पे इन्फॉर्म करते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा को। मतलब ये रिसेप्टर जो है ना मेडुला ऑब्लांगेटा को इन्फॉर्म करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का लेवल इंक्रीज हो गया है। अब जैसे ही इनका लेवल इंफॉर्मेशन पहुंचती है मेडुला ऑब्लांगेटा को, मेडुला ऑब्लांगेटा फौरी तौर पर जो आपके इंटरकोस्टल मसल्स हैं, पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में मौजूद है, आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर, उसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें ये पूरा डिटेल मौजूद है इसकी। इंटरकोस्टल जो आपके मसल्स होते हैं, इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। इंटरकोस्टल मसल की जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इंक्रीज होती है, तो इससे वॉल्यूम जो होता है वो भी आपके थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज एंड डिक्रीज होना शुरू कर देता है। और हमने पढ़ा था कि जब वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो फिर इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जितना ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होगा, और उतनी तेजी से इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का प्रोसेस होगा, और अल्टीमेटली ब्रीदिंग रेट आपका नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी
नॉर्मल होने लगती है, मतलब इन चीज़ों की जो ये क्वांटिटी है, ये नॉर्मल होने लगती है इनकी क्वांटिटी। तो फिर क्या होता है कि ये जो रिसेप्टर है जो कि कंटिन्यूसली स्टिमुलस सेंड कर रहे थे मेडुला ऑब्लोंगेटा को, ये मैसेज सेंड करते हैं इसको कि अब ये क्वांटिटी नॉर्मल हो चुकी है, और ये मजीद नर्व इम्पल्स या मैसेज भेजना छोड़ देते हैं इसको, जिससे मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या कर देता है कि इन मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन को एक मरतबा फिर नॉर्मल कर देता है, जिसके बाद आहिस्ता 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 आपकी बॉडी की ब्रीदिंग रेट फिर से नॉर्मल होने लग जाता है। तो ब्रीदिंग जो आपका सेंटर है, जो वो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और किस तरीके से ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, पहली बात तो चेक कैसे करता है, चेक करता है ये रिसेप्टर के जरिए। और रिसेप्टर दो टाइप के पाए जाते हैं आपके बॉडी के अंदर, एक आपके कैरोटिड बॉडी है और दूसरे एओर्टिक बॉडी है।